मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं। ऐसे में अभी से दल बदल का खेल शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में ऐसा सियासी धमाका हुआ जिसकी गूंज एमपी तक सुनाई पड़ी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के दिग्गज नेता नंद कुमार साय ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। इसका असर एमपी में भी दिखा। एमपी के पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने फिर दल बदल को लेकर बड़ा बयान दिया। कमलनाथ ने कहा है कि बीजेपी के कई नेता उनके संपर्क में हैं और मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अकेले में उनसे मुलाकात के लिए मना कर दिया। इतना ही नहीं, कमलनाथ ने कहा कि उन्हें ऊर्जावान कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, थके हुए नेताओं की नहीं। कार्यकर्ताओं से मेरा संबंध है, कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, नेताओं थके हुए नेताओं की आवश्यकता नहीं। कमलनाथ के इस बयान के दौरान ही ऐसी खबरें भी दिन भर आती रही कि पूर्व मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। हालांकि बीजेपी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। वहीं थके नेताओं को पार्टी में न लेने के सवाल पर बीजेपी नेताओं ने कहा कि कमलनाथ खुद थके नेता हैं। देखिए, दीपक जोशी जी कैलाश जोशी जी के सुपुत्र हैं, हमारे बहुत पुराने और अच्छे कार्यकर्ता हैं। जितनी बातें उनको लेकर हो रही है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत सच्चाई होगी। बाकी सब अफवाहों को मैं खारिज करता हूँ। देखिए, कमलनाथ जी एक थके हुए नेता हैं। कमलनाथ जी भी थक गए हैं, जनता भी थक गई है और अब आप देखिएगा परिणाम क्या होता है। मध्य प्रदेश में 2023 की चुनावी लड़ाई बेहद विकट है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे को पटखनी देने में कोई कोर कसर बकाया नहीं रख रही। जनता से जुड़े मुद्दों पर एक दूसरे को घेरने के साथ ही ये एक दूसरे के दल में सेंधमारी करने में भी पूरी ताकत लगा रही हैं। खासकर कांग्रेस की नजर उन विधानसभा सीटों पर है जहां सिंधिया समर्थकों के कब्जा जमाने के बाद बीजेपी के मूल नेता हाशिए पर चले गए। देखना ये है कि कांग्रेस इसमें कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। पॉलिटिकल स्ट्राइक की आहट। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। क्या छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में भी बीजेपी में बड़ी सेंधमारी करेगी कांग्रेस? सिंधिया समर्थक विधायकों की सीट में मच रही भगदड़। क्या सचमुच कांग्रेस के संपर्क में है बीजेपी के कई दिग्गज? कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के दावे में कितना है दम? तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में धमाका हुआ, उसकी गूंज मध्य प्रदेश तक। चुनावी साल है, चाहे छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश। जिस तरह से जो शुरुआत छत्तीसगढ़ से हो चुकी है, क्या अब इसी तरह का रंग मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा? जिस तरह से पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि कई बीजेपी के नेता उनके संपर्क में हैं, अकेले मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मिलना ही है तो फिर मैदान में आकर मिलिए। तो ये जो अब मैदान में लड़ाई है, जो जंग है 2023 की, और जिस तरह से अब जो चीज़ें हो रही हैं, और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि जो एक पॉलिटिकल स्ट्राइक क्या मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। आज इसी मसले पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी। रंजन जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता ब्रजगोपाल लोया साहब। लोया साहब, आपका स्वागत है। और हमारे साथ में हैं कांग्रेस महासचिव पवन पटेल जी। पवन जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले रंजन श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास में आता हूं। इससे पहले कि दोनों मेहमानों के पास में आऊं, मेरा सीधा सा सवाल है कि जिस तरह का जिसे विस्फोट कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ में, और उसकी गूंज कहीं ना कहीं अब मध्य प्रदेश में दिखने लगी है, क्योंकि पीसीसी चीफ कमलनाथ कह रहे हैं कि कई
जो बीजेपी के नेता हैं उनके संपर्क में है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी शर्त है। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अब पॉलिटिकल स्ट्राइक की शुरुआत हो चुकी है, भले वो छत्तीसगढ़ में हुई हो, लेकिन उसकी गूंज अब मध्य प्रदेश में है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी। और देखिए, मैं छत्तीसगढ़ तो एक हुआ है जो डेवलपमेंट हुआ है। शुरुआत में कहूँगा कर्नाटक से हो चुका है। कर्नाटक में कुछ ऐसे नेताओं ने जो कि काफी समय से, कई दशकों से भाजपा में थे, उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, जो कि संघ से भी जुड़े लोग थे। मध्य प्रदेश ऐसी धरती है राजेश जी, जब भाजपा ने एक ट्रांजिशन की शुरुआत की पार्टी के अंदर, कि जो वृद्ध नेता हैं 70 से ऊपर के लोग, उनको हम बाहर का रास्ता दिखाएंगे, मतलब जो भी कोई पद नहीं देंगे। तो बाबूलाल गौर जी, सरताज सिंह जी, इनको हटाया था। फिर बाद में कुसुम महदले, कई ऐसे नाम आए थे। फिर दूसरा जो फेज आया भाजपा का, उसमें कहा कि नेता पुत्रों को टिकट नहीं देंगे। जेपी नड्डा भोपाल में आके बोल के गए, तो जो नगरीय चुनाव थे उसमें बहुत से लोगों को टिकट नहीं मिला। कुछ लोगों को नोटिस भी मिला, सिद्धार्थ मलिया को हटाया गया, फिर लेना पड़ा। तो कर्नाटक ने रास्ता दिखाया है कि ये कमिटमेंट अपनी जगह पे है, एज अपनी जगह पे है, लेकिन बहुत जो वृद्ध नेता कहें या जो वृद्ध नेता हैं जो बहुत देर से जुड़े हुए हैं, अपनी उपेक्षा को अब सहन नहीं करेंगे वो। तो नंद कुमार साय उसी कड़ी में आते हैं और मध्य प्रदेश उससे छूता रहेगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है आने वाले चुनाव में। चलिए, मैं पवन पटेल साहब के पास में आता हूं। पवन पटेल साहब, जिस तरह से पीसीसी चीफ कमलनाथ जी कह रहे हैं कि कई बीजेपी के जो नेता हैं वो उनके संपर्क में हैं, दो चीजें उनकी खास हैं। वो कहते हैं कि मिलना है तो छुप कर नहीं, सरेराह मिलिए, मैदान में आकर मिलिए। और उन्होंने ये कहा है कि हमें थके हुए नेता या कार्यकर्ता की आवश्यकता नहीं है, ऊर्जावान नेता की आवश्यकता है। दीपक जोशी को किस रूप में लेती है कांग्रेस? नहीं, देखिए, जो माननीय कमलनाथ जी ने बोला है, उनका बोलने का सही मतलब है कि उनके संपर्क में है लोग, इसलिए उन्होंने बोला है। और जो ऊर्जावान नेतृत्व हमें इसलिए चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से हमारी लड़ाई है। ऊर्जावान हमें कार्यकर्ता इसलिए चाहिए कि हमें महंगाई का हिसाब लेना है। ऊर्जावान कार्यकर्ता इसलिए चाहिए कि हमें जो इन्होंने झूठ बोला था, बेरोजगारी, अनेकों जो झूठ का पुलिंदा लेकर, तो उन सब का हिसाब लेना है, जनता को न्याय दिलाना। इस कारण से उन्होंने इस बात को बोला था। और जो ये जो सुगबुगाहट चल रही है, और ये जो भी आपने बाइट सुनाई कि कमलनाथ जी थके नेता बोल रहे थे, तो कमलनाथ जी थके नेता नहीं, कमलनाथ जी को थकाने वाले नेता हैं, जिसके आने वाली एक्टिविटी जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो अपने आप सिद्ध हो रहा है कि वो एक थकाने वाले नेता है। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बात कर रहे थे कि हमारे कार्यकर्ताओं में समर्पण है, हम उनको टिकट देते हैं, ये सब बड़ी बड़ी बातें करके हमारी कई डिबेट हुई। उसमें उन्होंने 28 सीटों में सिंधिया जी के लोगों को दे दिया। उसके बोलने से उनका सीधे निष्कर्ष यही निकल रहा था कि मन को जो उनके कार्यकर्ता थे, जो उनके पदाधिकारी थे, जो अब तक उनके विधायक थे, वो समर्पण नहीं था उनमें, वो सक्रिय नहीं थे, इसलिए इन्होंने दिया। अब अगर इनमें दम है तो फिर से सिंधिया वाले लोग जितते थे, उनको दम है तो दिखा दें। अगर वो समर्पण की भावना में, समर्पण के इनके जो फार्मूला है, उस समर्पण के फार्मूला में अगर ये फिट थे तो फिर से उन्हीं को रिपीट कर दें। लेकिन मैं लिख के ले लीजिए, अगर उनको रिपीट कर दें, इनके अंदर वही कसमकस चल रही है कि सिंधिया वालों को उस समय बोल दिया कि सिंधिया जी सरकार में लाए थे इसलिए उनको दे दिया, और अब वो कसमकस चल रही है कि अब हम पुराने आदमी को देंगे, सिंधिया जी आप अपने लोगों को संभालिए। तो ये आने वाले टाइम में तो देखिएगा कैसी ताबड़तोड़ भगदड़ मचेगी, वो देखने का ही विषय रहेगा। क्या बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं कि चाहे वो महंगाई की आप बात कर रहे हैं, आप बेरोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से चीजें पीसीसी चीफ कमलनाथ कह रहे हैं, बदला भी है जिस तरह से पॉलिटिकल स्ट्राइक बीजेपी ने की। अब कुछ ऐसी तैयारी, क्योंकि संकेत तो इसी तरह के दे रहे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ की लाइन लगी हुई है हमारे पास में बीजेपी के नेताओं की। नहीं, संकेत इस चीज का नहीं, लाइन लगी होती तो ये बोलते हम सबको शामिल कर लेंगे अगर संकेत देना चाहते। हमें संकेत देने की जरूरत नहीं। अंतर पूरी जनता जो है त्राहिमाम मचा हुआ है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा और कमलनाथ जी के 15 महीना से काम, और जो आगे कमलनाथ जी ने बोला है कि हमारी सरकार आने के साथ जो हम जनहितैषी काम करेंगे, जो अधूरे काम थे उनको पूरा करेंगे, जो किसान कर्ज माफी थी उसको पूरा करेंगे, उन कामों के आधार पर लोग विश्वास कर रहे हैं
क्योंकि 15 महीना से कम समय काम में कमलनाथ जी ने काम किया है और 2014 से इन्होंने सिर्फ बतौलेबाजी की है। मैं 1 to 1 बात करने को तैयार हूं। अगर आप कहीं फिर कहेंगे सब्जेक्ट बदल गया है, मैं 1 to 1 बात करने को तैयार हूं कि मोदी जी ने जितनी बातें बोली थी सब झूठ का पुलिंदा था। चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात हो, चाहे किसानों का दुगनी की बात हो, चाहे 100 दिन में काला धन आने की बात हो। हम 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देते थे, इनके पास बिजली सरप्लस है, फिर भी ये लोगों के ऊपर केस लगा रहे हैं, उनके सामान फेंक रहे हैं, उनके ऊपर केस करके उनकी कुर्की कर रहे हैं। ये बेसिक अंतर है। हम संविधान के हिसाब से चलने वाली पार्टी चलिए लोया साहब, ब्रजगोपाल लोया साहब, पार्टी कैसे निपटेंगे इस परिस्थिति से? कह रहे हैं कि तमाम नेता संपर्क में है, लाइन लगी हुई है, लेकिन उसमें से वो ये देख रहे हैं, ये जज कर रहे हैं कि कोई थका हुआ ना आ जाए। अगर वाकई ऊर्जावान है, बीजेपी से आता है, खुले में मिलता है, और जिस तरह से चर्चा दिन भर चलती रही दीपक जोशी को लेकर, और खासतौर पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो सिंधिया का जो गढ़ है, जहां पर जो सिंधिया समर्थक जो नेता आए हैं, और वहां पर सबसे ज्यादा खतरा बीजेपी को है, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारा भविष्य सुरक्षित है। कैसे इस डैमेज को कंट्रोल करेगी बीजेपी? राजेश जी, पहले दो बात करें। एक तो आप इस बात को समझ लीजिए कि इस विषय पर आप और हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, और आज से नहीं कर रहे हैं। आप याद करिए 11 दिसंबर 2018 को मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के परिणाम आए। उस दिन के बाद से 12 दिसंबर से कमलनाथ जी ये बातें सैकड़ों बार कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता विधायक मेरे संपर्क में हैं। फिर याद कीजिए मार्च 2020 में जब वो अल्पमत की सरकार में आ गए थे, तब भी उन्होंने यही दावा 20 बार दोहराया। एक दिन में 5-5 बार कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे विधायक उनके संपर्क में हैं। परंतु आपको मालूम है कि जो लोग विधायक हैं, जो लोग सांसद हैं, वो ये बहुत बेहतर जानते हैं कि जो व्यक्ति अपने खुद के कुनबे को संभाल कर नहीं रख सका, वो हमें और क्या संभालेगा। आप देखिएगा 2020 में 22 विधायक सिंधिया जी के साथ गए, 6 और विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और अपनी विधानसभा से और मंत्री पद से इस्तीफा दिया। देश के राजनीतिक इतिहास में आप देखेंगे तो ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि जो सरकार में मंत्री हैं वो इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने जाएं। ये पहला घटनाक्रम है देश के इतिहास का, राजनीति में। दूसरी बात में आपको, उसके बाद 2021 में पुनः लोग छोड़कर चले गए, 2022 में पुनः छोड़कर चले गए। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आज अगर उन्होंने ये कहा है कि थके हुए नेताओं की आवश्यकता नहीं है, तो आप स्वयं क्या इस स्थिति में अपने आप को मानते हैं? किस स्थिति में दिग्विजय सिंह जी को मानते हैं? किस पर आप कटाक्ष कर रहे हैं? किस पर आप उंगली उठा रहे हैं? ये थोड़ा सा कांग्रेस की राजनीति को समझने में बड़ा साधारण नहीं है कि कहो तो आप हो सकता है वो कांग्रेस के भीतर ही किसी पर कटाक्ष कर रहे हो कि हमें थके नेताओं की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लोया साहब, जिस तरह से कांग्रेस की एक रणनीति दिख रही है, उनकी नजर आपके उन नेताओं पर है। वो तमाम सारे जो सिंधिया समर्थक जो नेता हैं वो बीजेपी में आए, और जो आपके पहले से जो मूल कार्यकर्ता और नेता रहे हैं उस क्षेत्र के, उनको अपना भविष्य कहीं ना कहीं अंधकारमय दिखने लगा। यही कारण है कि दीपक जोशी की चर्चा दिन भर होती रही। दूसरी तरफ आपने देखा कि इसी स्थिति परिस्थिति में आपको मलैया जी के बेटे को आपने लाना पड़ा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो तमाम सारी ऐसी चीजें, आपको नहीं लगता कि ये बीजेपी के लिए इस तरह की चीजें, क्योंकि पीसी चीफ कमलनाथ इसके संकेत भी दे रहे हैं? देखिए राजेश जी, हमें दोनों चीजों के लिए पहली बात तो मैं आपसे एक बात कर दूं कि कोई सिंधिया समर्थक या कोई शिवराज जी समर्थक ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता, ये कांग्रेस पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में एक बात स्पष्ट है कि जो भारतीय जनता पार्टी का हो गया वो भारतीय जनता पार्टी का हो गया, और उस पर फैसला इसी आधार पर होगा कि वो चुनाव जीतने में कितने सक्षम है, जनता के बीच उनकी लोकप्रियता क्या है, और जो सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है और मंशा है उसको वो जनता तक कितने दूर तक ले जा सकते। ये हमारा मूल्यांकन करने का तरीका है। चलिए रंजन श्रीवास्तव जी के पास में आता हूं। रंजन श्रीवास्तव जी, अब सेंधमारी की चर्चा हो चली है, तो अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिहाज से जिस तरह से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी उस ट्रैक पर भी लौटने की कोशिश कर रही है कि कैसे मलैया जी के बेटे को वापस लेकर आई है। लेकिन चुनौती खासतौर पर माने कि जहां पर जो सिंधिया समर्थक आए हैं उनको लेकर सबसे ज्यादा चुनौती है, क्योंकि दीपक जोशी की चर्चा दिन भर चलती रही आज। हाँ, बहुत बड़ा देखिए, जब सरकार बनी थी तो पार्टी के नेताओं को समझाया गया था कि अगर आप हारे नहीं होते तो हमें दूसरे सपोर्ट नहीं लेना पड़ता,
वो तो मान गए उस बात को। लेकिन अगर अगले चुनाव में उनको टिकट नहीं मिलता है और जो सिंधिया समर्थक भाजपा में आए थे उनको टिकट रिपीट होती है, तो जाए जो कमिटेड वर्कर भाजपा के हैं उनमें बेचैनी छाई हुई है। यह जो सवाल था अभी भी अनुत्तरित है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो भाजपा कमिटेड लोग थे जिनको टिकट दिया गया, चुनाव लड़े, हारे, फिर उनकी जगह कांग्रेस के लोग जीते, फिर भाजपा में कांग्रेस के लोग आए, उनका भविष्य क्या होगा? तो जाहिर है भाजपा अभी भी सवाल को सुलझा नहीं पाई है। इसीलिए जो बेचैनी है, दीपक जोशी का नाम इसीलिए बार बार आ रहा है। अगर 5 साल तो निकल गया हो, उनको टिकट नहीं मिलता तो अगले 5 साल और निकल जाएंगे। तो देखा जब राजनीतिक कार्य किसी राजनीतिक व्यक्ति के जीवन में 10 साल कार्यकाल बहुत बड़ा होता है, तो जाहिर अपना भविष्य को देखना चाहेगा। वो कांग्रेस बुलाएगा होता कांग्रेस में चला जाए। और दीपक, देखिए भाजपा ने कहा है कि दीपक जोशी नहीं जा रहा है, अभी दीपक जोशी नहीं बोला कहीं भी, उनकी तरफ से कोई भी खंडन नहीं आया है, तो इसलिए अभी सवाल अंतरित है। ऐसे बहुत से ऐसे नेता जो इस बात को देख रहे होंगे, प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि पार्टी उनके बारे में क्या डिसीजन लेती है। तो जाहिर है एक असमंजस की स्थिति है भाजपा के अंदर भी और उन नेताओं के अंदर भी जो चुनाव हारे थे और अपने भविष्य की तलाश में है। क्या रंजन साहब, खतरा दोनों तरफ से है? जो सिंधिया समर्थक है, ठीक है, चूंकि कोशिश पूरी होगी ज्योतिरादित्य सिंधिया की, उनके जो समर्थक उनके साथ में आए उनको टिकट मिले। अगर नहीं उनको टिकट मिलती तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कांग्रेस बिल्कुल बैठी हुई है। दिग्विजय सिंह जिस तरह से निकल चुके हैं, बात समन्वय की हो रही है, लेकिन उनकी पैनी नजर, सबसे ज्यादा पैनी नजर उन्हीं की है। नहीं, आज ही हमारी बात हो रही थी, तो भाजपा की कोशिश ये रहेगी, खैर लोया जी अच्छी तरह जानते होंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, एक मिडिल रोड को लेने की कोशिश हो रही है कि जो कांग्रेस के लोग हैं भाजपा में आए, चुनाव जीते, सबको टिकट नहीं दिया जाए। जाहिर है सर्वे उसका बेसिस होगा। अगर सबको टिकट दे देंगे तो भाजपा में एक घमासान मच जाएगा। तो ऐसे लोग जो सर्वे में नीचे आते हैं, जो चुनाव जीतने की स्थिति नहीं है, जनता नाराज है, उनको किनारे करने की कोशिश होगी, उनको समझाने की कोशिश होगी। उनकी जगह पे भाजपा के जो कमिटेड लोग हैं उनको लाने की कोशिश होगी। तो भाजपा कोशिश करेगी कि एक मिडिल रोड दे करके, एक बैलेंस करके चला जाए। चलिए, पवन पटेल साहब कुछ कह रहे थे। देखिए, अभी ब्रज गोपाल लोहिया जी जो इनके कमिटेड लोग थे उनका कितना अपमान कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जो जनता के बीच में लोकप्रिय होगा हम उसको टिकट देंगे, जो आम जनता तक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को पहुंचाने में कामयाब होगा हम उसको समर्थन देंगे, उसको टिकट देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। मतलब ये जो 28 सीटों में चुनाव हुआ, इनके लोग लोकप्रिय नहीं थे और वो आम जनता तक भाजपा की विचारधारा को पहुंचाने में नाकामयाब थे। इसलिए जो लोग भारतीय जनता पार्टी में गए कांग्रेस को छोड़कर सिंधिया जी के साथ, इसलिए उनको दिया। तो ये एक तरह से इनके जो कमिटेड लोग हैं उनका अपमान है, नंबर 1। दूसरा, ये जो बोल रहे हैं कि कमलनाथ जी ने एक बार बोला, 2 बार बोला, लेकिन आप सोचो वो भी मुख्यमंत्री थे, चाहते तो वो भी खरीद फरोख्त कर लेते, चाहते तो पद दे देते। लेकिन हमारा विश्वास बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान पे है, इसलिए हमने नहीं किया। आप मुख्यमंत्री है, आपने उसका दुरुपयोग किया। कमलनाथ जी भी चाहते तो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो इस तरह के मैनेज करने वाली बात है। इतिहास गवाह है, चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, वो सत्ता के लिए नहीं काम कर रहा है, वो आम जनता के लिए काम कर रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से काम कर रहा है। इसलिए हम उनके कामों को लेके जा रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी ने 15 महीने में काम किया और आपने 2014 से सिर्फ और सिर्फ बतौलेबाजी की है। चाहे 750 किसान मर गए हो, चाहे किसान, चलिए लोया साहब कुछ कह रहे हैं, को ऐसी बातें गिना सकते हैं। ब्रज गोपाल लोया जी बतौलेबाजी की है, इसलिए आप इस टाइप का मैनेजमेंट करने का लोया साहब। पवन पटेल जी को बता देता हूँ, ये बड़ा संविधान का उल्लेख कर रहे हैं। 9 मार्च 2020 को कमलनाथ जी की सरकार अल्पमत में आ गई थी। इसके बावजूद 16 मार्च को इस्तीफा देने के पहले रात के 12 बजे आप मध्य प्रदेश महिला आयोग की नियुक्ति कर रहे थे, मध्य प्रदेश में ओबीसी आयोग के अपने लोगों की नियुक्ति कर रहे थे, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को हटा रहे थे, डीजीपी को हटा रहे थे। ये काम रात के 12 बजे के अंधेरे में करने वाले लोग बड़ी दुहाई देते हैं। मैं तो सबसे बड़ी बात ये कहता हूँ कि सारे विधायक ये जानते हैं कि जो व्यक्ति अपनी पार्टी और अपनी सरकार नहीं संभाल पाया, वो उन्हें क्या। पवन जी सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। बताइए ना, आप आधी रात की बात करो, आधी रात संस्कार रखिए ना, कोई नहीं सुनना चाहता है कि चलो चलो चलो
जो मुख्यमंत्री अपने विधायकों से नहीं मिल सकता, जिस नेता के पास अपने कार्यकर्ताओं के समय नहीं है, उनसे जुड़ना चाहेगा कौन? उनसे कोई नहीं जुड़ना चाहेगा। देखिए जो लोग वंशवाद के, परिवारवाद के पोषक हैं, समर्थक हैं, उनसे निश्चित आप लोग जुड़िए और जुड़े रहिएगा, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। कौन है? परंतु मध्य प्रदेश के विधायक और मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि थका हुआ कौन है। मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि कुनबा संभालने की क्षमता किसमें है और कुनबा बचाने की ताकत किसमें नहीं है। ये सब मध्य प्रदेश की जनता भी जानती है, वो विधायक भी जानते हैं। यही करना, कुनबा संभालना, कुनबा करना, जनता के काम न करना, झूठ बोल के करते जाना। पवन जी, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, झूठ बोलते जाना, बस झूठ बोलो, बार बार बोलो। आपसे पूछ तो रहा हूँ, अभी आप कह रहे थे पद बांटने का 15 मार्च की आधी रात को क्या बट रहा था मध्य प्रदेश में, और 16 की बताइए ना मनीषा को क्यों आधी रात में, और उनकी नियुक्तियों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। ये देखिए, आपको बातें करना अलग है, दरअसल आपके नेताओं के इतने कुकर्म है कि आप लोग निरुत्तरत हो जाते हैं। वो आपका दोष नहीं है, आपके नेताओं के कर्मों का प्रभाव है। आप गलत नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ। कब तक डिफेंड करेंगे? कितने केस कर दिए आपने? अपने नेताओं बिजली के बिल के लिए कितने केस किए हो? का झूठ। चलिए मैं पवन जी एक सवाल आपसे कर लेता हूं, फिर लोया साहब के पास में। पवन जी, जिस तरह से पीसीसी चीफ कमलनाथ कह रहे हैं कि हालांकि उन्होंने छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात कही है कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी उन्होंने बात की है। मेरा सवाल सीधा सवाल इस बात को लेकर है कि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की भी हर सीट पर दावेदारों की संख्या बहुत है, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि लंबी लाइन है, और जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि तमाम सारी चीज़ें हैं, अगर वाकई जो इस तरह के नेता हैं अगर कांग्रेस में आते तो नहीं लगता कि वही स्थिति जो बीजेपी में दिख रही है वही कांग्रेस में हो जाएगी? वो आपके लिए भी एक चैलेंजिंग होगा। नहीं, देखिए, इसीलिए कमलनाथ जी ने बोला है कि आने वाली बात जो हमारा सक्रिय कार्यकर्ता होगा, जो आम जनता की आवाज, इसीलिए उन्होंने बोला है कि सिर्फ हम किसी नेता को नहीं, हमें कार्यकर्ता की जरूरत है, नेता की जरूरत, इसी सेंस में उन्होंने बोला है। आज हम जिस टाइप के देख के जो आप बोल रहे हैं कि भीड़ वाली बात, हर व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, जो उस फील्ड में, उस क्षेत्र में काम करता है, चुनाव लड़ना चाहता है, लाजमी है। लेकिन आज की परिस्थिति कुछ और है। आज यहाँ पे सिर्फ भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं, आज जिस तरह का इन्होंने माहौल, जिस तरह का पूरे देश और प्रदेश में बना के रख दिया है, संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, है ना, पुलवामा जैसा हमला करा देते हैं, उसके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसके ऊपर ईडी सीआईडी भेज दिया जाता है। राहुल गांधी बोलता है 20,000 करोड़ कहां से आए तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है। ये जो तानाशाही का कानून ये लागू किए हुए, चलिए वक्त की कमी है, मैं उसका लोया साहब कुछ कह रहे हैं, फिर रंजन जी के पास में आऊंगा, छोटा सा कमेंट्स लूंगा उनसे। लोया साहब आप बोलिए। लोया साहब आप बोलिए। हाँ बताइए। पवन जी चुप हो जाइए। लोया साहब ठीक है पवन जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। लोया साहब मैं ये कह रहा हूँ, कमलनाथ जी ने आज बयान दे दिया है कि हम कांग्रेस में नेता किसी को बनने नहीं देंगे, केवल कार्यकर्ता जिसे बने रहना है वो कांग्रेस पार्टी को रखे, ज्वाइन करे या उनके साथ रहे, क्योंकि नेता पर होने का अधिकार तो है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि नेता पेट से पैदा नहीं होता, नेता मतपेटी से पैदा होता है, जबकि कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी का आज का बयान ये कहता है कि नेता तो पेट से ही पैदा होंगे और आप कार्यकर्ता बने। चलिए रंजन साहब, छोटा सा कमेंट चाहूंगा कि इस बार का जो चुनाव है 2023 का जो दंगल है कुछ अलग होगा। आपने तमाम सारे मध्य प्रदेश के इलेक्शन देखे हैं, लेकिन जिस तरह की चीजें दिख रही हैं इस बार, तमाम सारे जो समीकरण दिख रहे हैं, कुछ अलग तासीर नजर आ रही है इस बार के चुनाव की। राजेश जी, उसकी शुरुआत तो 2020 में हो चुका है जी, और जो आपका विषय है उसी विषय के इर्द गिर्द ही रहेगा। दोनों पार्टी निगाहें एक दूसरे के नेताओं पे हैं। जो 2020 में हुआ उसकी पुनरावृत्ति ना हो, यह पार्टी बहुत फूक कदम रखेगी, चाहे कांग्रेस बीजेपी। कैंडिडेट सिलेक्शन बहुत टफ, बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, ये मैं कह सकता हूँ। चलिए, तो पॉलिटिकल स्ट्राइक की आहट, और वो आहट कहीं ना कहीं संकेत मिलने लगे हैं। तीनों मेहमानों का यहाँ पर शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की सियासत, राजनीति में अब जिस तरह की चीजें दिख रही हैं, जिस तरह की बातें दिख रही हैं, जिस तरह के बयान दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहे हैं कि जो एक चुनावी घमासान है, जो चुनाव का दंगल है, वो अपने आप में अलग होगा। और जिस स्ट्राइक की हम बात कर रहे हैं वो स्ट्राइक बीजेपी की तरफ से भी हो सकती है, कांग्रेस की तरफ से हो सकती है। देखना होगा किस तरह का घमासान, किस तरह की जंग मध्य प्रदेश की सियासत, राजनीति में। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।